आखिर इस भड़काऊ बयानबाजी का मतलब क्या है? क्यों बार बार इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? देश की संसद से अगर कानून बन चुका है तो उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी का क्या कुछ मतलब है? इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी साहब इस वक्त हमें यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। रशीदी साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो बयानबाजी चल रही है, ये वास्तव में संविधान बचाने की चल रही है या फिर जो वक्फ में जाने के बाद जो अधिकार चले गए हैं, जो जमीन जो अपने खाते चल रहे थे वो साफ हो गए हैं, ये उसके लिए चल रही है लड़ाई? नहीं, देखिए, ये जो लड़ाई है, असदुद्दीन अवैसी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उस जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है, जो उन्होंने एक ज़माने से कब्ज़ा कर रखी है। ये उसी की लड़ाई है और उसी के लिए आप देख भी रहे होंगे, हालांकि वो खुद वकील हैं, बैरिस्टर हैं, उनको पता होना चाहिए कि जब मामला कोर्ट में है तो इस तरह के एहतजाज, इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह की धमकियां, ये सब नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जानबूझकर कर रहे हैं। वो वक्फ कानून का सहारा लेकर मुसलमानों में अपनी पेट बढ़ाना चाहते हैं, मुसलमानों से हिंसा कराना चाहते हैं और हिंसा भी इस लेवल पर कराना चाहते हैं कि पूरे देश में एक हिंसा का वातावरण हो जाए और उसके बाद में फिर इनको जिनाह बनने का मौका मिल जाए। ये एक नए जिनाह बनना चाहते हैं देश में। ये फिर आपसे कहेंगे कुछ दिन के बाद में कि देखो, मुसलमान की न यहाँ ज़मीन महफूज है, न यहाँ मुसलमान खुद महफूज है, इसलिए हमें अलग मुल्क दे दो। बिल्कुल मौलाना साजिद रशीदी, आपने जो एक बात कही है कि वो खुद बैरिस्टर है, खुद वकील है। जी मौलाना साजिद रशीदी, जब सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई हुई थी तो उस दौरान सबसे पहले कंक्लूड करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई थी कि जो देश भर में हिंसा हो रही है वो बेहद गलत है और उसी के साथ जो भड़काऊ बयानबाजी हो रही है वो भी बेहद गलत है। उन सब के बीच खुद भी पहुंचे थे असदुद्दीन ओवैसी दोबारा सुनवाई के दौरान। उनकी तरफ से कहा भी गया था कि हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने के बीच में प्रेशर बनाना आखिरकार क्यों? कोर्ट ने कहा है ना कि 7 दिन के भीतर हम सुनेंगे, उसके बाद 5 दिन आपको भी मिलेंगे, आप भी आकर के जवाब दाखिल करिए। तो क्या रुका नहीं जा रहा है? देश में और माहौल खराब करना चाहते हैं? मैं उसी बात को कह रहा हूं कि ये बैरिस्टर हैं, वकील हैं, इनको कोर्ट की गरिमा का पता होगा कि जब मामला कोई भी कोर्ट में लंबित होता है तो फिर सड़कों पर नहीं उतरा जाता। सड़कों पर तो जब उतरा जाता है जब कोर्ट भी ना सुने, सरकार भी ना सुने, तो सड़कों पर उतरने की नौबत आती है। यहाँ तो कोर्ट सुन रहा है ना, तो जब कोर्ट सुन रहा है तो फिर इनको सड़कों पर इस तरह से उतरना, मैंने बताया कि ये जानबूझकर पूरे देश में हिंसा का वातावरण बनाना चाहते हैं, अपने आप को जिना साबित करना चाहते हैं, अपने आप को एक मुस्लिमों का लीडर साबित करना चाहते हैं, अपने आप को ये जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम पावर हूँ, मुसलमान मेरी बात को मानता है और मेरी एक आवाज पर बाहर निकल जाता है। बिल्कुल लीडर तो बनाना चाहते हैं राशिदी जी, लेकिन किस तरीके का लीडर बनाना चाहते हैं ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आचार्य जी, असदुद्दीन ओवैसी जो अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके शब्द हैं, आर पार की लड़ाई, मरने के लिए तैयार रहना, ये क्या बताते हैं? क्या वो गरीब मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं या फिर अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार के प्रति भड़ास निकाल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आर पार की लड़ाई है, बिल्कुल उनकी आर पार है, क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने वक्फ बोर्ड की लैंडों पे कब्जा कर रखा है। अगर उन्होंने इस कानून का विरोध नहीं किया तो वही बर्बाद हो जाएंगे। इस वक्त तथाकथित तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी रहे हैं और 70 साल तक आजादी किए, ये 1955 के बाद जितने भी वक्फ बोर्ड के बड़े बड़े अफसर रहे, उन सब ने नाजायज कब्जे, उन सबके पास नाजायज कब्जों की लैंड है। दिल्ली के अंदर आप देखिए इतना बड़ा होटल बना दिया, 154 रुपए का लीज मनी दे रहे हैं और करीब 40 करोड़ रुपए खुद खा रहे हैं। हैदराबाद के अंदर इतना बड़ा मॉल बना हुआ है और आज देश के कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उनके साथ जो उनके साथ खड़े हो गए। यहाँ भी आप देखिएगा, कभी चैनल के अंदर बहुत सारे लोग होंगे तो उनके साथ खड़े हुए उनकी बातें करेंगे। आज बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साथ ओवैसी जी जो है, हमारे साथ रशीदी जो है, वो इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी है इस देश के अंदर कुछ लोग जो इस तथ्य को समझ नहीं रहे हैं और अभी भी उनके साथ घूमे जा रहे हैं। उनको आवश्यकता है कि हम समझे उस बात को और इस देश की वास्तविकता को। अभी जो स्थिति है वो बड़ी विचित्र बनी हुई है। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास यहां पर लौटूंगा, विक्रमादित्य जी वापस आपके पास यहां पर लौटूंगा। सैयद जवाद भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। सैयद जवाद साहब, आचार्य विक्रमादित्य बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 तरीके हैं जिसके लिए इस वक्त ये लड़ाई लड़ने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, 2 तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो वोट बैंक है,
जो हाथ से खिसक रहा है उसके लिए यह बयानबाजी हो रही है। और दूसरा जो रशीदी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन हाथ से खिसक गई है उसे भी बचाना है और उसके लिए यह सब हो रहा है। और उसके लिए कहा जा रहा है कि मरने मारने के लिए तैयार रहिए, उसके लिए शहीद होने के लिए तैयार रहिए। सैयद जवाद साहब, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, मैं दोबारा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपको। जरा आवाज सैयद जवाद साहब की यहां पर जोड़िए। और रशीदी साहब, वापस आपके पास आते हुए, क्योंकि बड़ी बात विक्रमादित्य जी ने भी कही, उन्होंने कहा कि दोनों तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। और जो आपने भी कहा कि यह हालत इसलिए है कि वक्फ बोर्ड के साथ जो जुड़े हुए हैं, जिसका अभी तक फायदा उठाया जा रहा था, जो मलाई अभी तक चाटी जा रही थी, वो हाथ से जा रही है, उसके लिए मरने मारने की बात हो रही है। नहीं, देखिए, मैंने तो पहले ही कही है ये बात कि ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि उनके पास बहुत सारी लैंड है वक्फ बोर्ड की। उनको डर है कि ये कानून इम्प्लीमेंट होगा तो सबसे पहले जांच होगी, वो ज़मीन वापस ली जाएगी। और इससे भी बड़ी बात यह है, देखिए, वक्फ तो बहाना है, वक्फ और वक्फ की ज़मीन ये सिर्फ बहाना है। देश में एक ऐसी हिंसा को जन्म देना है इनकी तरफ से। ये चाहते हैं कि इस तरह की हिंसा भड़के देश में हिंदू मुसलमान की, कि मुझे कहने का मौका मिल जाए कि देखो मुसलमान यहाँ सेफ नहीं है, इसलिए हम अलग होना चाहते हैं। ये इस तरह की नहज पर काम कर रहे हैं। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। ये देश के लिए बड़ा ख़तरा है, देश के लिए बड़ा नुकसान है। अभी तक हम 1947 को नहीं भूल पाए। बंटवारा जो हमारी ज़िंदगी में हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान का, वो एक इतना बड़ा घाव है कि उसको हम नहीं भूल पाए हैं। इसलिए हम दोबारा इस तरह का माहौल नहीं चाहते भाई। रशीदी जी, और अब ऐसा होगा भी नहीं। रशीदी जी, अब ऐसा होगा भी नहीं। अगर कोई ये सोच करके बैठा है कि अपने नफरती बयान से, अपनी नफरती राजनीति से फिर से देश को तोड़ेगा, फिर से देश के टुकड़े करेगा, तो अब ये नहीं होने वाला। सैयद जवाद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सैयद जवाद, संविधान की रक्षा करो, वक्फ की रक्षा करो। संविधान के अंदर बना हुआ कानून मानना नहीं है तो संविधान की रक्षा कैसे करेंगे? खुद सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, पहली बार नहीं है। सीएए एनआरसी आया तब भी सड़कों पर उतरेंगे, 3 तलाक हटाया जा रहा है तब भी सड़कों पर उतरेंगे। आखिरकार मुस्लिमों को भड़काने वाली राजनीति की क्यों जाती है नेताओं की तरफ से? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। सही कहा आपने कि मुसलमानों की राजनीति इस देश के अंदर कौन कर रहा, मुसलमानों को भड़काने की बात कौन कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की बात कौन कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाने की बात कौन कर रहा है? जवाद साहब, अगर बची जवाद साहब, होल्ड डाउन, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, फिर अपनी बात करिएगा। आपका सवाल हो गया, जवाब सुनिए। इस देश के अंदर लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके और बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर हलफनामा दे करके, संविधान की शपथ ले करके 6 दिसंबर 1992 के अंदर जो हुआ, और उसके बाद आज तक जिसकी हम भुगत रहे हैं, वो नजीरें तो कहीं देखने को नहीं मिलती। इस देश में मुसलमानों के साथ, मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, इस देश में मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, ओबीसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। नहीं, इसको आप क्या कहेंगे जवाद साहब? मुझे ये बताइए कि वक्फ कानून, एक सेकेंड, वक्फ कानून का अगर विरोध था तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, उस पे जो फैसला होगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। लेकिन इसको आप क्या कहेंगे? सीधे शब्दों में मैं बोल रही हूँ, आर पार की लड़ाई का मतलब क्या है? मरने के लिए तैयार रहे, इसका मतलब क्या है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, बताइए।